हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आरबीआई ग्रेड बी फेज वन के लिए हमारी एक खास सीरीज चल रही है जिसका नाम है फाउंडेशन सीरीज। और इस फाउंडेशन सीरीज में हमने रीजनिंग के सारे लेक्चर कवर कर लिए थे। उसके बाद हमने क्वांट वाला सेक्शन उठाया था और क्वांट में भी हम 6 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और परसेंटेज का पार्ट वन, यानी कि उस पार्ट वन के अंदर हमने परसेंटेज पे बेस्ड डीआई डिस्कस किया था। और आज बारी परसेंटेज पार्ट टू की होगी, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे और बहुत सारे कंसेप्चुअल चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये क्लास आपको एक आइडिया देगी कि परसेंटेज से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक नम्र निवेदन आप लोगों से ये रहेगा कि अगर आपने परसेंटेज का पार्ट वन नहीं देखा है, यानी कल की क्लास नहीं देखी है, तो पहले जाके वो क्लास जरूर देखें, क्योंकि वहां पे हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी जो बेसिक परसेंटेज का पार्ट होती है। तब आप इस क्लास पे आइएगा। तो कल की क्लास में हमने परसेंटेज पे बेस्ड डीआई वाले सवाल डिस्कस किए थे। तो आज हम जो परसेंटेज में वेन डायग्राम, वोटर्स और न्यू पैटर्न के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहीं से एग्जाम में सवाल आता है। और साथ में जो इस लेक्चर की शुरुआत होगी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होंगे। प्रीवियस ईयर में डीआई का क्वेश्चन हमने नहीं लिया। हम जो कोर परसेंटेज टॉपिक से कंसेप्चुअल सवाल पूछे जाते हैं उन्हीं को लेंगे। डीआई हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। और इस सीरीज के साथ एंड तक बने रहिएगा। कमेंट करके हमें बताते रहिएगा ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, उनके आंसर करते रहिएगा और एंजॉय करिएगा, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगी अगर आपको क्वांट में परेशानी आती है फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को सवाल नंबर वन के साथ। क्वेश्चन आपका आरबीआई ग्रेड बी 2019 के पेपर में पूछा गया है। पीवाईक्यू से शुरुआत इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको आइडिया लगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपके लिए सही है कि नहीं है, यानी कि उस लेवल का कंटेंट आपको मैं यहां पे दे पा रहा हूं कि नहीं। तो देखो क्वेश्चन क्या है। ए नंबर वन मल्टीप्लाइड बाय 7 gives another number which is as much above 260 as the original number itself is below 260. तो what is 32% of the original number? वो कह रहा है कि अगर किसी नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो मान लीजिए वो नंबर x है, तो अगर इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है भाई, a number when multiplied by 7 gives another number which is as much above 260 as the original number itself is below 260। यानी कि ये जो नंबर आया है ये 260 से इतना अबव है जितना ओरिजिनल नंबर 260 से छोटा है। ये बोल रहा है 260 एज द ओरिजिनल नंबर इटसेल्फ इज बिलो 260। तो बस आपको इसे सोल्व करना है और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसका 32% बताना है। तो x इधर आके ऐड होगा, ये कोई नेगेटिव का साइन नहीं है, नॉर्मली लिखा था हमने 7x प्लस एक्स दैट इज 260 प्लस 260। ठीक है, तो 8x की वैल्यू यहाँ से 520 होगी, तो जो x की वैल्यू होगी दैट इज 520 डिवाइड बाय 8। तो ये 8 से जाएगा, 8 6 जा 48, फिर 40 बचेगा, 8 5 जा, तो नंबर होगा 65। अब इसका 32% आपको बताना है, तो 65 का 32% बताओगे। मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए हुए हैं परसेंटेज को आराम से सॉल्व करने के। इसको भी आप यूज कर सकते हो, 30% प्लस 2%। 30% होता है 3 टाइम ऑफ 10% और 2% होता है 2 टाइम ऑफ 1%। तो इसका जो 10% होगा दैट इज 6.5, तो 3 इंटू 6.5 प्लस 2 टाइम ऑफ 1% यानी 0.65, तो ये 19.5 होगा और यहाँ से 1.3 आ जाएगा। तो जो टोटल बनेगा दैट इज 20.8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर वन। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे गए हैं और इन्हें आपको सोल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी ये आपसे गुजारिश रहेगी कि हर एक क्वेश्चन जब भी आपकी स्क्रीन पे आए तो आप कोशिश करिए कि वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करें। अगर आप खुद से ट्राई करेंगे तो आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा, वो एक एनर्जी आएगी कि मैं भी कर सकता हूं, वो मोटिवेशन आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, बीना इन्वेस्टेड 10% ऑफ हर मंथली इनकम इन स्टॉक्स। ठीक है, जो बीना है वो अपनी जो भी उनकी इनकम है, मंथली इनकम, उसका 10% स्टॉक्स में लगाती है। ठीक है,
तो अगर मैं कहूं कि बीना की जो इनकम है दैट इज ₹100, ठीक है, तो इसमें से वो स्टॉक पे कितना इन्वेस्ट करती है, स्टॉक्स में 10%। तो स्टॉक्स का 10% यानी 10 नहीं हुआ। शी स्पेंड 15% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ग्रोसरीज एंड, तो 15% ऑफ रिमेनिंग, तो अब बचेगा उसके पास 90, ठीक है, तो इसका ग्रोसरी पे वो लगाती है 15%। तो 90 का 15% लोगे तो दैट इज 13.5, 15 9 जा 135 होता है। तो अब उसके पास कितना बचा, 90 माइनस 10, 80, तो 67.5 आपके पास उसके पास बचता है। एंड द रिमेनिंग 3060 टू हर हस्बैंड, ये जो बच गया ना ये वो अपने हस्बैंड को देती है और दैट इज इक्वल टू 30600, ठीक है। तो वो अब हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंड ऑन द ग्रोसरीज एंड द स्टॉक्स, तो ये ग्रोसरी है और ये स्टॉक्स है, तो दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज ऑफ 3.5। तो हमें मालूम है कि रिमेनिंग ये था, तो 67.5 की जो वैल्यू है दैट इज 30600, तो 1 की वैल्यू होगी 30600 डिवाइड बाय 67.5 एंड द डिफरेंस इज 3.5, तो 3.5 इज 30600 डिवाइड बाय 67.5 इंटू 3.5, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, 5 से कटेगा 7, 5 से गया तो 13 5, ठीक है, 13 पंजे 65 75, 5 से गया तो 27, ये 5 से जाएगा 6, और फिर ये 5 से जाएगा 1 2 0, ठीक है, इतना ही होना चाहिए। फिर ये 3 से गया अगेन 9, ये 3 से गया 2, फिर 0 4 0, फिर ये 9 से कट जाएगा, 9 2 जा 18, ठीक है, बट कट नहीं रहा है क्या, तो फिर बच गया 24, तो 24, तो ये तो नहीं कटा भाई, तो गड़बड़ कर दी क्या कहीं, फिर से देखो 3.5 मल्टीप्लाई होगा, 5 से गया 7, 5 से गया 13 पंजे 65 25 5, तो फिर 5 से गया 5 से गया 30, 5 1 जा 5 10 0, फिर ये 27 इधर, ठीक है, फिर ये 3 से गया 9, 3 से गया 3 2 जा 0, 3 4 जा 0, फिर 3 से अगर काट लें पहले 3, चलो ज़्यादा से नहीं काटते, तो 3 6 जा 18, 3 8 जा 0, ठीक है, तो इतना बचेगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंड ऑन द ग्रोसरीज एंड द इन्वेस्टेड इन द स्टॉक्स, ठीक है, तो ये फिर नहीं कट रहा, तो ये 3 से फिर नहीं कटेगा, तो अप्रोक्सीमेटली आएगा कुछ ना कुछ अमाउंट, बट यहाँ तो डेफिनेट गिवन है। चेक कर लेते हैं कहीं और कैलकुलेशन में गड़बड़ ना कर दियो, कई बार हम हल्का क्वेश्चन होता है बहुत, मतलब बेसिक कैलकुलेशन होती है और गड़बड़ कर देते हैं, तो कहीं ऐसा मैंने तो नहीं कर दिया, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 10% ऑफ मंथली इनकम इन स्टॉक, तो 100 का 10% 10, तो बच गया 90। सी स्पेंड 15% ऑफ द रिमेनिंग, तो 15 9 जा 135, 13 90 में से 10 गया 80 77, तो ये 76.5 था, यहाँ हमने क्या कर दिया 67.5 लिख लिया, उल्टा कर दिया, घटाने में कोई गड़बड़ नहीं की, ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं बहुत बार, ठीक है, तो भाई हम भी इंसान ही हैं, हमसे भी गलती हो सकती है, ठीक है, बट वो ओवर कॉन्फिडेंस भी मात दे जाता है कई बार, तो यहाँ मुझे ओवर कॉन्फिडेंस तंग कर गया, ठीक है, कि मुझसे तो कैलकुलेशन में जैसे गलती हो ही नहीं सकती, तो ऐसा बहम आप भी मत रखें। तो 67.5 की वैल्यू 3060, तो 1 की वैल्यू या 3.5 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 30600 डिवाइड बाई 76.5 इंटू 3.5, अब ये 5 से गया 7, ये 5 से गया 15 5 75, और फिर 3, अब ये कट गया देखो 200 से, ये तो बहुत इजी था, ठीक है, बट यहाँ घटाने में गड़बड़ कर दिया हमने, तो आप भी ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, अपनी अच्छे से मेहनत करें और जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं उन्हें सुधारें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी आरबीआई ग्रेड बी 2019 का क्वेश्चन है। Wages of a labor are increased by 15% and his working hours are also increased by 9%. Initially, he used to earn 18,000 per month for 300 hours in a month. तो find his total earning in a month now. ठीक है, तो आप एक सिंपल ही समझो कि वो कितने टाइम काम कर रहा है, वो टाइम काम कर रहा है 300 आवर्स, ठीक है, और इसके लिए उसको जो टोटल अर्निंग मिलती है दैट इज 18,000, है ना, तो उसका जो पर आवर रहेगा चार्जेस, ठीक है, एक्सपेंसेस पर आवर वो कितना होगा, तो 18,000 उसने टोटल कमाए, 300 उसने काम किया, तो दैट मीन्स उसका पर आवर कितना रहा होगा 20, तो 60 रुपीज
पर आवर उसका रहा होगा। बट अब वो कह रहा है कि उसके जो वेजेज हैं वो 15% इंक्रीज हो गए, तो उसके नए वेजेज कितने होंगे भाई? 60 का अगर आप 15% लोगे तो 9 होगा, ठीक है। तो न्यू वेजेज कितने होंगे? 69। और उसके जो वर्किंग आवर है वो 9% इंक्रीज हो गए। तो पहले 300 आवर काम कर रहा था, अब 9% लोगे इसका तो 27। तो न्यू वर्किंग आवर 327। तो अब पूछ रहा है कि उसकी टोटल अर्निंग क्या होगी, तो 327 इंटू 69, मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 जा 63, 24, 2 9, तो 6 7 जा 42, 18 और 4 22 और ये 20, तो ये आ गया 3, ये 6 1 3, तो 23163। ठीक है, फिर से गड़बड़ कर रहा हूँ क्या आज मैं? ठीक है, मुझे लग रहा है मेरा आज दिन अच्छा नहीं है। 9 7 63 6, 9 दूनी 18 6 24 2, 9 3 27 और 2 29, 6 7 42 4, 6 दूनी 18 4 22 2। बट ये तो सही किया हमने, 9 2 11, 2 1 3, तो 23163, बट ये ऑप्शन में ही नहीं है। 23623 है, बट ये ऑप्शन में नहीं है, या तो मैं ही गड़बड़ कर रहा हूँ। ठीक है यार, क्या हो रहा है आज मेरे साथ? 300 का 9% लिया है हमने, ठीक है। तो 9 वर्किंग आवर ऑल्सो इनके 9 3 जा 27, तो 327, फिर 15 6 9, ये तो बिल्कुल सही है। 9 7 63 6, 9 दूनी 18 और 6 24 2, 9 3 27 और 2 29, 6 7 42, ठीक है। तो 4 6 दूनी 18 और 4 22 2, 6 3 18 और 2 20, तो ये डबल 9 2 11, बस बिल्कुल सही तो किया यार। पता नहीं फिर क्यों दिक्कत आ रही है। दोबारा फिर से कहते हैं। 9 7 63, 15 6 90, ये 69 ही होगा पक्का, है ना। 9 7 63 6, 9 दूनी 18 6 2, 9 3 27 2 29, 6 7 42 4, 6 दूनी 12 होता है यार, ठीक है, कई बार होता है। 6 दूनी 12 होता है, और मेरे साथ पता नहीं क्यों हो रहा आज ऐसा। ठीक है, चलो। 6 7 42 4, 6 2 जा 12 होता है, मैं 18 ले रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? 16। और ये कितना हो जाएगा? 19। तो ये 3, ये 6 9 6 5, 9 2 11 1 12, 2 2 5 6 3। कई बार पता नहीं माइंड कहीं और ही होता है, एनर्जी कहीं और होती है, ठीक है। तो शायद मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, बट मैं तो सही अच्छे से फोकस कर रहा हूँ। आप इसे अन्यथा मत लेना, कहीं कि सर हमारा टाइम क्यों खराब कर रहे हो। टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा, आगे आगे क्लास में बहुत मजा आएगा, ठीक है। मैं प्रॉपरली फोकस कर रहा हूँ लेक्चर पे। चलिए, ये आपका आरबीआई ग्रेड बी 2021 का क्वेश्चन है। हरी अप गाइस। ऑन रिड्यूसिंग द एंट्री फी बाय 35% इन ए पार्क, द नंबर ऑफ पीपल कमिंग टू द पार्क इंक्रीज्ड बाय 40%, देन द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द इनकम फ्रॉम द एंट्री फी। यानी कि अगर लोग आते हैं, सपोज वहां 100 लोग आते हैं, ठीक है, और उनकी जो फीस है दैट इज 100 रुपीज पर पर्सन, तो टोटल वहां पे जो रेवेन्यू होता होगा दैट इज 100 इंटू 100, कितना होता होगा? 10,000। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर एंट्री फी रिड्यूस कर दें, कि पहले 100 थी तो अब 35% रिड्यूस कर दी, तो 35 रिड्यूस हो गई, कितनी रह जाएगी? 65। ठीक है, और क्या कर रहा है? नंबर ऑफ पीपल कमिंग टू द पार्क इंक्रीज बाय 40%, और ये जो पीपल है ये 40% इंक्रीज कर दें, तो यानी कि नए पीपल कितने हो जाएंगे? 140। ठीक है भाई, तो अब टोटल रिवेन्यू कितना होगा? 140 इंटू 65, तो 1400, 14 5 जा 70, 14 6 84 और 7 91, तो यानी 10,000 से 9100 रह जाएगा, तो 900 डिक्रीज होगा फ्रॉम 10,000, परसेंटेज के लिए इंटू 100, 20 से कैंसिल, तो 9% क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा भाई। तो जो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। ये आपका आरबीआई ग्रेड बी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, यहीं से लेवल बढ़ना शुरू हुआ है, उसी को पहचानिए और उसी के अकॉर्डिंग काम करिएगा। देखो क्वेश्चन क्या है। मायाज मंथली सैलरी इज 60% मोर देन दैट ऑफ सेवई। ठीक है, बोथ सेवई एंड माया आउट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मंथली सैलरी पे इक्वल सम टुवर्ड्स ईएमआई, दोनों ईएमआई में इक्वल सम देती है। आउट ऑफ द रिमेनिंग मंथली सैलरी माया एंड सेवई स्पेंड अ सर्टेन अमाउंट टुवर्ड्स हाउस रेंट, फिर हाउस रेंट में खर्च करती है जो भी बच जाता है। अमाउंट दैट सेवई पेज टुवर्ड्स ईएमआई इज 20% ऑफ हर मंथली सैलरी। अमाउंट दैट माया पेज टुवर्ड्स हाउस रेंट इज एक्स टाइम दैट ऑफ सी पेज टुवर्ड्स ईएमआई।
ठीक है। ईएमआई, अब देखो यहाँ पे क्या है, सिंपली उसने कहा कि माया और सेवई दो लोग हैं, ये माया है, ठीक है, और यहाँ पे बोला गया सेवई है, ठीक है। इन दोनों की जो इनकम है वो क्या है बच्चे, उसने बोला कि माया की इनकम 60% मोर है सेवई से। तो अगर सेवई की इनकम 100 ए है तो ये 60% मोर है, तो मतलब थोड़ा सा और हमें बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसको 500 ए ले लेते हैं, क्योंकि इसका 20% वो यहाँ पे खर्च कर रही है, तो कैलकुलेशन ज्यादा भारी ना हो, इसको 500 ए ले लिया, तो 60% मोर है, तो ये हो गया 800 ए, क्योंकि 500 का 60% 300, तो ये 800, क्योंकि उससे 60% ज्यादा है। अब वो क्या कह रही कि जो सेवई है वो अपनी ईएमआई में 20% ऑफ मंथली सैलरी, तो यानी ईएमआई जो जाती है वो सेवई की अपनी इनकम का 20%, तो ये हो गया 100 ए, क्योंकि 500 ए का 20% 100 ए। और दोनों की मंथली इनकम से सॉरी ईएमआई सेम जाती है, ये लिखा है पे इक्वल सम टुवर्ड्स ईएमआई, तो दैट मीन्स माया की भी 100 ईएमआई जाती होगी, यहां तक तो ये बोला है। और फिर उसने बोला है कि जो एचआर कौन देता है, अमाउंट दैट माया पेज टुवर्ड्स हाउस रेंट इज एक्स टाइम दैट सी पेज टुवर्ड्स ईएमआई, तो ईएमआई तो 100 ए है, तो एचआर होगा 100 ए एक्स, ये इंफॉर्मेशन है। अब इस पे बेस्ड आगे दो स्टेटमेंट है, देखते हैं क्या कह रहा है। स्टेटमेंट वन देखो, फाइंड द टोटल सेविंग ऑफ माया, माया की सेविंग बतानी है हमें, इफ आर एक्सपेंडिचर ऑन ईएमआई एंड हाउस रेंट इज जस्ट हाफ ऑफ इट्स टोटल सैलरी, तो यानी माया का जो एक्सपेंडिचर होगा बच्चे वो क्या होगा, क्योंकि टोटल सैलरी 800 ए है, तो इसका हाफ कितना 400 ए, ठीक है। तो इसकी सेविंग कितनी होगी फिर, अगर एक्सपेंडिचर इतना है तो सेविंग भी 400 ए होगी, क्योंकि आधा अगर खर्च कर रही है तो आधा सेव कर रही होगी, तो सेविंग ही तो बतानी है, मतलब ये वैल्यू बतानी है। ऑल्सो ईएमआई एक्सपेंसिज ऑफ सेवई इज दिस, सेवई की ईएमआई एक्सपेंसिज कितनी है 100 ए, तो 100 ए इज इक्वल टू 30,000, ठीक है, तो ए की वैल्यू यहां से आ गई 300, ठीक है। इट इज टू बी एज्यूम्ड दैट माया एंड सेवी हैड ओनली टू एक्सपेंसेस, तो यही तो एक्सपेंसेस हैं ईएमआई और एचआर ऑफ देयर सैलरी, ठीक है भाई। तो अब हमें माया की सेविंग बतानी है, दैट इज 400 ए, तो 400 ए की वैल्यू क्या होगी 400 इंटू 300, तो 4×3=12, 1,20,000 आ गया, ठीक है। अब आप ऑप्शन पे जाओगे ना, देखो ये पहले वाला ऑप्शन, ये 1,20,000 कहीं भी नहीं है, एक ऑप्शन को छोड़ के ये रहा, तो आपका आंसर यही बन जाना है, इतने से ही आपका काम चल गया, ठीक है। अब बाकी ये दूसरे वाला पार्ट आपको सोल्व करना है, ठीक है। आप चेक करना कि क्या ये आपका 48,000 आ रहा है, और अगर आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि सर आई हैव सोल्ड आरबी ग्रेड बी लिया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, आई सोल्ड क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, ये आपको कमेंट करके बताना है मुझे, ठीक है। अब इतना पार्ट आपको सोल्व करना है, अदरवाइज आंसर तो आपका यहीं से निकल गया, बात समझ पाए सारे। चलो नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं प्रैक्टिस के तौर पे, और मैं न्यू पैटर्न के क्वेश्चन भी लूंगा, और एक आध कंसेप्ट भी समझा देता हूं आपको, वेन डायग्राम वाटर वाला, मजा आएगा मतलब पूरी क्लास में अभी, ठीक है, काफी कुछ पेंडिंग है। चलो देखो, इन ए स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट प्ले फुटबॉल एंड 50% प्ले क्रिकेट, ये वेन डायग्राम का कंसेप्ट है, ठीक है। आपको हमेशा क्या देखना है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, देखो दो चीजें बताई गई है, कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, और हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों खेलते होंगे या नहीं खेलते होंगे, तो आपको इस तरीके से इंफॉर्मेशन कॉपी करनी है, ये वो हैं जो खेलते हैं और ये वो हैं जो नहीं खेलते, नॉट प्ले। आप यहाँ पे देखो बोल रहा है 40% ऑफ द स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, तो यहाँ आएगा 40%, 50% प्ले क्रिकेट, तो यहाँ आएगा 50%, 18% ऑफ द स्टूडेंट प्ले नाइदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट, तो 18% आएगा यहाँ पे। तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग बोथ इज, तो दोनों गेम खेलने वाले कितने हैं। आप यहाँ पे एक सिंपल सी चीज समझो कि हमेशा जो बोथ की क्वालिटी दे रखी होगी ना, उसी से डायग्राम बनेगा, ठीक है, उसी से डायग्राम बनेगा। तो आप यहां से ये देख लो कि जो दोनों को नहीं खेलते वो 18% है, तो यहां से देखोगे फुटबॉल खेलने वाले 40 है, तो ना खेलने वाले 60 होंगे, टोटल तो 100 ही होता है। क्रिकेट खेलने वाले 50 है, तो ना खेलने वाले भी 50 होंगे, ठीक है भाई। तो ये डायग्राम बन गया कि ये फुटबॉल ना खेलने वाले हैं, ये क्रिकेट ना खेलने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि वो लोग कितने हैं जो क्रिकेट नहीं खेलते,
अगर हमें पता चल जाए कि वो कितने हैं जो फुटबॉल नहीं खेलते, ठीक है, और हमें ये पता चल जाए कि ऐसे कितने हैं जो दोनों नहीं खेलते, तो बाकी जो बच गए वो कौन बचेंगे, जो खेलते होंगे। तो अब दोनों ना खेलने वाला, ये दोनों का कॉमन एरिया है, ये 18% है, और फुटबॉल ना खेलने वाले 60% है। तो यहाँ पे 60% में से 18% ऐसे हैं जो क्रिकेट भी नहीं खेलते, तो ओनली फुटबॉल ना खेलने वाले कितने बच गए, 42%। ठीक है, और ओनली क्रिकेट ना खेलने वाले, टोटल क्रिकेट कितने लोग नहीं खेलते, 50, तो 50 में से 18 माइनस करोगे तो 32%। तो जो लोग सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते वो 42% हैं, जो लोग सिर्फ फुटबॉल नहीं खेलते वो 32% हैं, और जो लोग दोनों नहीं खेलते वो 18% है। तो जो कोई ना कोई गेम नहीं खेलते ऐसे लोग 92% है। ठीक है, तो बाकी सारे क्या बच गए, जो खेलते होंगे। तो 100% माइनस 92%, तो 8% पीपल ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बट इतना आसान नहीं पूछेगा, ये आरबी ग्रेड बी का लेवल नहीं है, तो फिर कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये देखो क्वेश्चन में। ठीक है, इन एन एग्जामिनेशन, ऐसा क्वेश्चन भी होगा बट वो नए पैटर्न का होगा, कैसा होगा आगे क्लास में आपको पता चलेगा, उस पर चर्चा करेंगे। इन एन एग्जामिनेशन 20% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ, किसी एग्जाम के अंदर 20% स्टूडेंट जो है वो मैथ में फेल है। ठीक है, 15% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश में 15% फेल्ड है। 25% फेल्ड इन हिंदी, हिंदी में 25% फेल्ड है। 5% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ एंड इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश दोनों में 5% लोग फेल हैं। 10% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में 10% लोग फेल है। ठीक है, 15% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ एंड हिंदी, मैथ और हिंदी में 15% फेल्ड हैं। और कह रहा है 2% फेल इन ऑल द 3 सब्जेक्ट मैथ इंग्लिश एंड हिंदी, मैथ इंग्लिश और हिंदी तीनों में अगर 2% फेल हो, ठीक है, तो बताओ कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट। पहले क्वेश्चन को समझा करो, उसने पूछा है कि तीनों सब्जेक्ट में पास कितने लोग होंगे। तो अगर हमें यह पता चल जाए कि ओनली मैथ में कितने फेल हैं, ओनली इंग्लिश में कितने फेल हैं, ओनली हिंदी में कितने फेल हैं, ठीक है, उसके बाद ये तो हो गए सिंगल सिंगल सब्जेक्ट में फेल है, या पता चल जाए कि दो दो सब्जेक्ट में, ओनली मैथ और इंग्लिश में, या ओनली मैथ और हिंदी में, या ओनली इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है, या तीनों में, ओनली मैथ इंग्लिश और हिंदी। तो या तो एक सब्जेक्ट में फेल होंगे, या दो में, या तीनों में, तो बाकी सारे पास बच जाएंगे। तो अब डायग्राम बनाओ, डायग्राम 3 वाला ऐसे बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ये वो लोग हैं जो मैथ में फेल हैं, कितने लोग हैं, 20%। ये वो लोग हैं जो इंग्लिश में फेल हैं, कितने हैं, 15%। ये वो लोग हैं जो हिंदी में फेल हैं, ऐसे कितने हैं, 25%। ठीक है, तो सबसे पहले तीनों में फेल कितने हैं, 2%, तो ये तीनों का कॉमन एरिया यहाँ 2% आएगा। फिर उसके बाद मैथ और हिंदी में कितने फेल हैं, 15%। ठीक है, अब मैथ और हिंदी का ये कॉमन एरिया है, ये वाला। ठीक है, तो 2% भी तो इसी का पार्ट है ना, इस 15% में 2% ऐसे भी हैं जो इंग्लिश में भी फेल है। लेकिन तो मैथ और हिंदी में, ओनली मैथ और हिंदी में कितने बचे, 13%। ठीक है, तो ओनली मैथ और हिंदी में कितने फेल हैं, 13%, और तीनों में 2%। अब देखो इंग्लिश और हिंदी में 10% है, तो इंग्लिश और हिंदी का कॉमन एरिया ये वाला है, ये वाला। तो 2% ऐसे होंगे जो मैथ में फेल होंगे, तो ओनली इंग्लिश और हिंदी वाले कितने बचे, 8%, तो ये आ गया 8%। मैथ और इंग्लिश में 5% है, तो मैथ और इंग्लिश का कॉमन एरिया ये वाला है, ये वाला। तो इसमें से 2% हिंदी में भी हो गए, तो ओनली मैथ और इंग्लिश वाले कितने बच गए, 3%। ठीक है, अब मैथ वाले कितने बचेंगे, ओनली मैथ, जब मैथ में 20 है तो 3 + 2 5 + 13 8, तो ये ओनली मैथ वाले कितने बचे, सिर्फ 2%। तो ऐसे ही सेम, तो मैथ में 2%। आप इंग्लिश में देखोगे टोटल 15 है, 3 + 2 5 + 8 13, तो ओनली इंग्लिश वाले कितने होंगे, ये भी 2%। ठीक है भाई, तो ये भी 2%। ओनली हिंदी में 25 में से 13 + 2 15 + 8 23, तो 2%। तो ओनली हिंदी वाले भी 2%। तो जो किसी ना किसी में जरूर फेल है वो कितने हैं, 2 + 2 4 6 9 22 30 32। तो जो किसी ना किसी में फेल जरूर है वो 32 है। तो जो तीनों में पास होंगे वो कितने होंगे, 100% माइनस 32%, तो कितना हो गया, 63%।
8%। तो राइट आंसर यहां से ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्लियर है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। बात समझ पाए कि नहीं? चलो नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। 8% ऑफ द वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 8% वोटर्स ने वोट ही नहीं डाला। हमेशा एक चीज याद रखिएगा ये वोटर वाले कंसेप्ट के अंदर, हमेशा कि पहले टोटल वोट होते हैं कि कितने हैं। टोटल वोट्स मान लीजिए वहां पे 100x है, तो इसमें से कुछ लोग होंगे जो डालने नहीं आए, नोट पोल्ड। तो हमेशा ये देखो नोट पोल्ड कितने हैं। तो यहां कह रहा है नोट पोल्ड है 8%, तो 100x का 8% इज 8x। ठीक है, तो पोल्ड कितने हुए? 92x वोट, ये जो है ये पोल्ड है। फिर इसमें से कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो इनवैलिड होगा। ठीक है, क्या होगा? इनवैलिड। तो यहां कुछ बोला नहीं गया, तो सारे वोट क्या है? वैलिड है। तो इनवैलिड यहां 0 है, तो 92x यहां पे वैलिड है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, कोई भी फैसला जो होगा वो विनर और लूजर के वोट हमेशा किसके बराबर होंगे? वैलिड वोट्स के बराबर होंगे। ठीक है, कि वैलिड वोट ही तय करते हैं कि विनर को कितने मिले, लूजर को कितने मिले। ठीक है, चलो अब यहां कह रहा है कि द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट। तो टोटल वोट है 100x। अब विनर को इसका 48% मिला, मतलब 48x मिला। तो लूजर को कितना मिला होगा? तो यहां लूजर को मिलेगा टोटल 92x में से 48x माइनस कर दो, तो लूजर को मिलेगा 44x। ठीक है, हमेशा विनर के वोट या लूजर के वोट वैलिड, मतलब विनर और लूजर का सम 92x होगा अगर कैंडिडेट 2 ही है तो। ठीक है, तो मतलब ये पूरा कंसेप्ट ऐसा ही है कि पहले देखो टोटल कितने हैं, फिर पोल कितने हुए, फिर वैलिड कितने हैं, फिर विनर लूजर को कितने मिले, सोल्व हो गया क्वेश्चन। अब दोनों के वोटों में डिफरेंस कितना? 48 और 44 का फासला 4x, और ये जो डिफरेंस है दैट इज 1100 गिवन इन द क्वेश्चन। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 275। अब आप कुछ भी बता दो, टोटल वोट कितने? 275 इंटू 100, तो 27500। अगर पूछे पोल कितने हुए तो 92 इंटू 275। अगर पूछे लूजर को कितने मिले तो 44 इंटू 275। पूछे विनर को कितने मिले तो 48 इंटू 275। बचा ही क्या? कुछ भी नहीं। तो यहां से तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है जी? क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर 4। समझ पाए कि नहीं? तो ये वोटर्स वाला कंसेप्ट होता है, बहुत मुश्किल नहीं है, जब भी पूछे तो ऐसे ही पूछेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये कुछ क्वांटिटी टाइप के सवाल या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के सवाल ले लेते हैं, जैसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। देखो जैसे क्या बोल रहा है, क्वांटिटी 1, इफ न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 25% एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20%। ठीक है भाई, तो द फ्रैक्शन बिकम 5/6। तो फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो क्या है देखो, मान लीजिए ये क्वांटिटी 1 है, मान लीजिए हमारा फ्रैक्शन x/y है। ठीक है, कोई भी वैल्यू अगर बढ़ेगी ना तो 100 में ऐड करना, परसेंटेज में बढ़ रही है तो, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू हमेशा 100% होती है। तो यहां अगर न्यूमरेटर 25% अगर बढ़ रहा है, ठीक है भाई, तो 100 से 25 बढ़ा दो, तो इसका 125% ले लो। ठीक है, डिनोमिनेटर अगर 20% डिक्रीज हो रहा है तो इसका 80% ले लो, और ये फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। अब इसको सोल्व करो, तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ये 5 से कटेगा 25, और फिर 5 से कटेगा फिर 5 से कटेगा 16। ठीक है, तो गलत तो नहीं काट दिया ना? 5 से काट दिया 125। ठीक है, फिर 5 से कट गया 16, तो ये 2 से कटेगा आई थिंक 3, और ये 2 से कट गया 8। ठीक है, यार आज मेरा ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कैलकुलेशन को ना आज कुछ नज़र लग गई है क्योंकि मैं कुछ भी लिखे जा रहा हूँ, है ना? तो थोड़ा सा मेरा साथ देना, ऐसे भड़कना मत यार, कहीं बहुत जल्दी आपकी पेशेंस लूज हो जाती है, कमेंट में लिखना शुरू कर देते हो। दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसका 125% लेंगे और इसका 120%, दैट इज इक्वल टू 5/6। तो परसेंटेज से परसेंटेज 5 से गया 24। ठीक है, और ये 24 से गया 5, तो x/y आ जाएगा, 5 से गया 25। फिर से मैंने गलत काट दिया यार, कह तो रहा हूँ आज कुछ गड़बड़ है ना? कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है, या मेरा आज दिन ठीक नहीं है।
तो ये 125 है, ये 120 है, ये 5/6 है। तो ये 5 से गया 25, ये 5 से गया 5 और ये 5 से गया 24। ठीक है, तो ये 6 से गया 4, तो उल्टा होगा तो ये 4/5, तो ये 0.8 आ जाएगा। ठीक है भाई, ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो यहाँ हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन ही बताना है। अब नेक्स्ट क्वांटिटी देखो क्या कह रहा है कि न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 15%। तो फ्रैक्शन तो x बाय वाई है, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज कर दो। एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 10%, तो इसका 90% ले लो। और ये फ्रैक्शन बिकम है 17/24। तो ये कैंसिल हो गया, ये 17 से जाएगा 5, फिर 5 से गया 18, 6 से गया 3, 6 से गया 4, तो x बाय वाई आ गया 3/4। बट आपको इसका 80% लेना है, तो 80/100। 4 से गया 20, 0, तो ये आ गया 6/10, यानी यहां से आ गया 0.6। ठीक है, अब क्वांटिटी 3 पे चलो। इफ न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 10%, तो इंक्रीज कर रहा है 10%, तो इसका 110% लेंगे। और डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 10%, तो इसका 90% लेंगे। और ये बन जाता है 11/10 के। तो 1/3 ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन बताओ। ये कैंसिल, 0 से 0, 11 से गया 11, तो x बाय वाई आ गया 9/10 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और इसका 1/3 लेना है, तो ये आ जाएगा 0.3। ठीक है, अब तीनों में रिलेशन बनाना है आपको। तो एक है 0.8, फिर 0.6 है, फिर 0.3 है, तो ये इससे ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर है। तो राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ई होगा। तो मतलब पेपर में ना यार थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा, लेंदी, जानबूझ के ये सब चीजें देता है वो, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब जैसे इस टाइप के सवाल होंगे आपके पास पेपर में, यही फ्रैक्शन वाला ही ले लिया हमने कि जानबूझ के क्या करेगा, कोई मिसिंग दे देगा वैल्यू। आजकल ऐसे सवाल आने लगे हैं। क्या है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 250% एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय -%, तो ये वैल्यू आपको यहां से पिक करनी है, यहां से। ठीक है, द फ्रैक्शन बिकम 2/3, द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन ये यहां से। अब आप क्या करोगे, देखो यहां से उठा लो, ओरिजिनल फ्रैक्शन ये है। अगर 5/6 ले लूं मैं, अब इसको 250% इंक्रीज करोगे भाई। ठीक है, क्या इंक्रीज करोगे, 250, तो इसका लोगे 350%। ठीक है, और ये कितना इंक्रीज करोगे, 300%, तो मतलब इसका लोगे 400। और अगर ये 2/3 के बराबर आ गया, तो मतलब ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। तो देखो क्या आ रहा है कि नहीं। तो 50 से गया 7 और ये 8, तो 7 का तो मल्टीपल है ही नहीं, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब अगर ओरिजिनल फ्रैक्शन है 4/5, तो इसका तो 350 लेना है। नीचे ये 150 इंक्रीज होगा, तो इसका 250 ले लो डिनोमिनेटर का। क्या ये 2/3 आ रहा है, तो ये देखें तो फिर से 50 से गया 7, 5, तो ऊपर 7 का नीचे मल्टीपल ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। फिर थर्ड 3/4, इसका लेना है 350, और नीचे लेना है 100, इंक्रीज होगा तो 200। क्या ये 2/3 आ रहा है, तो 50 से गया 7, फिर 4, 7 का मल्टीपल फिर नहीं है, ये भी नहीं होगा। फिर ये देखो 4/7, ये 350, और डिवाइड बाई ये 200% इंक्रीज होगा, तो इसका 300। अब इसको सोल्व करोगे तो 7 से गया 50, 50 से गया 6, 2 से गया 3, 2 से गया 2, तो ये 2/3 आ रहा है, तो मतलब ये सेटिस्फाई करेगा। समझ रहे हो ना। तो ऐसे करके अब यहाँ क्या आपको 4 वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो टाइम तो लगेगा ही। कई बार समझ में भी नहीं आता है, थोड़ा सा और लंबा दे देना क्वेश्चन कि कहाँ क्या पुट करना था, और इतने में दिमाग खराब, और पेपर में 25 मिनट है हमारे पास इस सेक्शन के लिए। तो ये थोड़ा सा काम करो, इन पे प्रैक्टिस करो अच्छी सी। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे ही। देखो जैसे मीना गोट 420 मार्क्स इन एन एग्जाम, मीना को किसी एग्जाम में 420 नंबर मिले, विच इज 20% लेस देन द पासिंग मार्क्स। ठीक है भाई, तो जितने भी हैं 420 हैं मिले हैं, और 20% और आ जाती तो वो पास हो जाती, यही होंगे पासिंग मार्क्स। ठीक है, टीना गोट्स, ये कहानी मीना की है, मीना की है। अब कह रही है कि टीना गोट डैश मार्क्स, टीना के मार्क्स ये है, ये। ठीक है, ये टीना के मार्क्स हैं, विच इज 60% ऑफ द टोटल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो टीना के जो मार्क्स हैं बाय ऑप्शन, वो 60% ऑफ द टोटल एग्जामिनेशन है। ठीक है, पासिंग मार्क्स इज -% ऑफ द टोटल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पासिंग मार्क्स तो ये है, तो यहां से 1% की वैल्यू निकालो। ठीक है, और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके देख लो भाई पहले पासिंग मार्क्स। अब देखो एक चीज, अब बाय ऑप्शन में क्या करूंगा, जैसे यहां से मैं उठाऊंगा कि टीना के मार्क्स हैं 750, और टीना के मार्क्स जो है वो टोटल का 60% है, तो यहां से मुझे 1% की वैल्यू मिली 750/60, 0 से 0, 3 से गया 25/2,
तो मैं क्या करूंगा, यही साथ में परसेंटेज पासिंग परसेंट ढूंढ लूंगा। कैसे? 20% तो फिक्स है। अब इस 420 को भी आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। 1% की वैल्यू इतनी है, तो 420 कितने परसेंट के बराबर होगा? डिवाइड बाय 25/2, तो 2/25। अब ये अगर इसको देखो तो ये 25 से कट ही नहीं रहा, ये 5 से गया, ये 5 से गया 84, तो डेसिमल में तो है ही नहीं, यहां तो 40% है भाई, यहाँ तो 40% है, तो डेसिमल में तो आया ही नहीं। समझ रहे हो? तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। फिर दूसरा ऑप्शन चेक करो कि अगर 60% की वैल्यू 600 है तो 1% की वैल्यू 10 होगी, तो पासिंग मार्क्स कितने होंगे? 20% प्लस 420 डिवाइड बाई 10, तो ये हो गए 62%। बट यहां दे रखा है 30%, तो ये भी गड़बड़ हो गया भाई। ठीक है, तो ये भी गड़बड़ हो गया। अब थर्ड चेक करो, अगर 60% की वैल्यू है 900, तो 1% की वैल्यू होगी 15, तो इसको चेंज करो 20% प्लस 420 में कितने परसेंट हो गए? डिवाइड बाय 15, तो 15 2 जा और 15 8 जा, तो ये आ गया 48%, और यही यहां पे गिवन है। ठीक है, तो सिर्फ ओनली 3 यहां पे करेक्ट होगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से ऐसे सवालों के जवाब हमें देने हैं। थोड़ा प्रैक्टिस होगी ना, यूज टू होंगे तभी कर पाओगे, अन्यथा मुश्किल हो जानी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंथली सैलरी ऑफ रामू इज रुपीज डैश। अब कहां से पता चलेगी? यहां से, ये मंथली सैलरी है रामू की, है ना? क्या कह रहा है? ही स्पेंड 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, डैश परसेंट ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, ये वाला ये ऑप्शन उठाना है आपने, एंड 10% ऑन अदर, तो ही सेव्ड दिस। ठीक है भाई, तो अब आप यहां पे ये देखो सिंपली कि अगर उसकी सेविंग तो फिक्स है इतनी है, ठीक है भाई, सेविंग फिक्स है, तो यहां पे सेविंग ले लेते हैं। सेविंग कितनी है? 30,800। ठीक है, यहां पे उसके एक्सपेंसेस और यहां पे उसकी क्या आ जाएगी? इनकम, और इनकम हमेशा 100% होती है। ठीक है, तो अब मैं बाय ऑप्शन अगर चलूं, बाय ऑप्शन, तो पहले ऑप्शन में दिया है कि 40,000, यानी उसकी इनकम मंथली सैलरी कितनी? 40,000। ठीक है, तो ये 40,000 आ गया भाई। एक्सपेंडिचर 30% और 10%, ये तो फिक्स है ना, 30% और 10%। ठीक है, ये तो फिक्स है, तो 30% और 10%, और यहां से इस ब्लैंक से आएगा 2%, तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 42%, तो उसकी सेविंग कितनी होगी? 58%। होगी कि नहीं होगी? तो यहां से 1% की वैल्यू अगर निकालूं, 100% किसके बराबर है? 40,000 के, तो 1% तो क्या होगा? 400। 1% 400 होगा, तो 58% की वैल्यू कितनी? 58 इंटू 400, तो ये तो 00, 48 जा 32, और ये तो 23, इतना तो नहीं आया, तो ये ऑप्शन गलत है आपका। फिर सेकंड देखो, 56,000, तो अगर 56,000 इनकम है 100%, तो 1% की वैल्यू 560 होगी। ठीक है, और ये 5% है, तो ऑलरेडी 30% और 10% प्लस 5%, तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 45, तो सेविंग 55 होगी, तो 55 की वैल्यू 55 इंटू 560। ठीक है, क्या इतनी आ रही है? देखो भाई, 0, 56 इंटू 55, 5 के 30, 3 25 और 3 28, तो 082, तो 08003 और एक 0 और बिल्कुल आ रही है भाई, 30800, तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे आपका सेटिस्फाई कर जाता है, यही आपका राइट आंसर होगा। बाकी के ऑप्शन भी आप चेक कर लो, मुझे नहीं लगता 40 42 कहीं से बनेगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है जी? चलो, तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्योंकि जो चीजें सीखी है ना जिस टाइप की, वैसे अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उसका बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना, और आंसर के लिए अगली वीडियो का इंतजार करना। ठीक है भाई, तो कमेंट करके जरूर बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ये आज का हमारा परसेंटेज का लेक्चर था। मैं उम्मीद करूंगा कि इस लेक्चर में मैं आपको एक प्रॉपर, एक मतलब वो होता है ना, पीवाईक्यू मैंने करवा दिए और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए, न्यू पैटर्न बता दिया, एक ओवरऑल आइडिया दे पाया होगा कि ऐसे ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, ऐसे ऐसे पढ़ लो। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, कमेंट जरूर कर दिया करो, क्योंकि कमेंट ही हमारे लिए एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट जरूर करें। ठीक है, और बताएं कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। ठीक है, कोई डाउट है तो वो भी जरूर पूछें। ठीक है जी, चलो, तो अगली मुलाकात अगली क्लास में होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।